ठीक है। और उसके बाद हमने बात की थी फंडामेंटल पार्टिकल्स की, ठीक है। और फंडामेंटल पार्टिकल्स या मैं बोलूँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने थे हमारे पास में? 3 थे। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो मैंने कल आपको तीनों को कैटेगराइज कर दिया था, आज हम उन पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। देखिएगा, हमने टॉपिक शुरू किया था फंडामेंटल पार्टिकल्स, या फिर इन्हीं को बोलते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखिएगा, मैंने कल आपको बताया था कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे। पहला हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल था, वो था इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा था वो क्या था? प्रोटॉन, और थर्ड वन इज न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल। उस पर चार्ज कितना है? 0 चार्ज है, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या बोला? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तो हमारे पास पार्टिकल्स ही है, और सब एटॉमिक, इस पूरे वर्ड को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो देखो ये टूट जाता है सब और एटॉमिक में। कहने का मतलब एक एटम में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, एक एटम स्फेरिकल, मतलब उसकी शेप जो होती है हम क्या मानते हैं? स्फेरिकल होती है, ठीक है। और उसके अंदर मिडिल रीजन में बहुत ही कम स्पेस में एक कंसंट्रेटेड रीजन में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रेजेंट होता है। उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए एटम में, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और अगर ये पार्टिकल्स हैं तो इनका कुछ चार्ज और मास भी होगा, ठीक है। साइन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज का जो साइन है वो क्या है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, और ये इस पर चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन पर 0। सो अब देखिएगा, अब हम बात कर लेंगे इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स के चार्ज और मास के बारे में, ठीक है। और ये जो मैं अभी आपको चार्ज का जो भी वैल्यू बताऊंगा, या कहने का जो भी डेटा आपको बताऊंगा मैं, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, या मास, ये आपको याद रखने। फर्दर जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आप उसको काम लेंगे, ठीक है। सो मैं इधर बात करता हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले बात कर लेंगे इनके चार्ज के बारे में, और फिर बात कर लेंगे इनके मास के बारे में, ठीक है। सो ये देखिएगा हमारे पास हो गए। पहली बात हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा था? साइन कैसे बताया था मैंने आपको? नेगेटिव। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखो, हमने साइन तो लिख लिया इनका। सो अब मैग्नीट्यूड की बात आएगी, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन साइन का क्या है? डिफरेंस है। और ये आप देख रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ? कूलम। इसको भी क्या बोला मैंने? कूलम। क्यों? क्योंकि आपने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा होगा, और अभी तक हमारे पास एसआई यूनिट्स कितनी है? 7 है, ठीक है। और उन 7 यूनिट्स में चार्ज को मेजर करने के लिए, किसको? चार्ज को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट है वो है कूलम, COULOMB, ठीक है। क्या बोलते हैं? कूलम। और इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं हम? कैपिटल C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम मास निकालना चाहें, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास निकालना चाहें, तो वो हम डिफरेंट यूनिट्स में निकाल सकते हैं। लेकिन एसआई यूनिट में किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालेंगे तो हमेशा किस में आएगा? वो आएगा किलोग्राम में। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये अकॉर्डिंग है एसआई यूनिट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है एसआई यूनिट्स के बारे में, ठीक है। चार्ज की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे इनके मास के बारे में। इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का।
इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसका मैग्नीट्यूड होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। आप इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का मास क्या होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेरेबल होता है। वैसे देखो होता क्या है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही स्लाइटली ज़्यादा होता है, कुछ पॉइंट की वैल्यू में ज़्यादा होता है। तो हम न्यूट्रॉन के मास को कितना मान लेते हैं? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये मैंने आपको इनके चार्ज के बारे में और मास के बारे में बता दिया, ठीक है। देखो अगर इनके मास को हम रिलेट करना चाहें, किसके मास को? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को अगर हम रिलेट करना चाहें तो क्या रिलेशन आएगा? देखो मैंने आपको बताया है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। लेकिन हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो नियरली इक्वल है किसके? मास ऑफ प्रोटॉन के। और आप इस वैल्यू को देखें और इन दोनों वैल्यूज को देखें तो ये जो वैल्यू है ये इन दोनों वैल्यू से काफ़ी छोटी है। क्या है? काफ़ी छोटी है। और ये इतनी ज़्यादा स्मॉल होती है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो इन दोनों के मास से 1000 टाइम कम होता है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के कंपेरेबल 1000 टाइम्स क्या होता है? लेस होता है देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। हो गया। देखो ये रिलेशन आ गया हमारे पास किसका? मास का, इसका मास का ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास को हम क्या मान लेते हैं? कंपेरेबल। और इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के मास से 1000 गुना कम होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास का रिलेशन आ गया। और अभी मैं आपको एक पॉइंट लिखवाऊंगा, आप नोट डालकर लिखेंगे कि हमारे पास, आप इस रिलेशन से देख रहे होंगे कि जो न्यूट्रॉन है वो सबसे हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल होगा। भाई हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। उनमें से सबसे हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा होगा? न्यूट्रॉन, ठीक है। सो मैं लिखूंगा न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या है? हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। ये हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चार्ज और मास की बात कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। अब कोई भी एक एटम है हमारे पास, वो न्यूट्रल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। कहने का मतलब उस पर चार्ज 0 भी हो सकता है या उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कटायन है, कटायन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। एनायन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है। और न्यूट्रल एटम पे चार्ज क्या होता है? 0। तो अब हम क्या पता लगाएंगे कि हमारे पास कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके किस में चेंज होता है? एक आयनिक स्पीशीज में, वो कैटायन भी हो सकता है, वो अनायन भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया अभी कि जब भी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो बाहर निकल रहा है तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उतना ही उस पर क्या चार्ज आएगा? क्योंकि उसने नेगेटिव चार्ज क्या किया है? गेन किया है, तो उतना ही चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव में आ जाएगा। अब वो कितना नेगेटिव आएगा, उसकी कितनी अमाउंट होगी, वही कैलकुलेट हम करेंगे। उसको निकालने का मेथड क्या है वही हम देखेंगे। अभी देखिएगा, बात करते हैं चार्ज ऑन एटम। किसके बारे में बात करेंगे? एटम पर चार्ज के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, कोई भी एक ऐसा एटम ले लूं A जिस पर चार्ज क्या है? 0। तो कहने का मतलब ये क्या है? न्यूट्रल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे, मैं कहता हूँ इसने -x इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। क्या कर दिए? -x इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो इस पर चार्ज कैसा आएगा?
भाई सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, जितने लॉस किए उतना ही पॉजिटिव इसके सर पर लगा दो। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए x, तो प्लस का x। ये हमारे पास में क्या बन गया, ये हमारे पास में एक आयन बन गया। क्या बन गया, आयनिक स्पीशीज बन गई है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वो आयनिक स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज उसके क्या बोलते हैं, कटायन। और एक सेकंड प्रोसेस है जिसमें कि यही जो न्यूट्रल एटम है ये क्या कर रहा है, एक x इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लस x इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस में इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उतना ही क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो कहने का मतलब a माइनस एक्स। और ये जो हमारा आयनिक स्पीशीज बनी है वो क्या होगी, अनायन। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, अब कितना नेगेटिव आएगा या कितना पॉजिटिव आएगा वो कैसे निकालेंगे, उसका तरीका देखते हैं। और उस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से ले लेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँ वो होगा सोडियम का। किसका, सोडियम का। अब मैं एक सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसको एक किसी भी एक एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। वो क्या था, x, पैरों में क्या लगाऊंगा z, और सर पर क्या लगाऊंगा a। ये था एक किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका। यहाँ पर से x क्या था, उस एलिमेंट का सिंबल, और यहाँ पर z क्या था, एटॉमिक नंबर, a क्या था, उसका मास नंबर या एटॉमिक मास। सोडियम का सिंबल आपको पता है क्या होता है, Na, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। आपको अगर किसी भी एलिमेंट के सिंबल के बारे में जानना है, एटॉमिक नंबर के बारे में जानना है, मास नंबर के बारे में जानना है, आप पीरियोडिक टेबल को रेफर करें। ठीक है, एक बार उसको ढंग से देखें और सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर या मास नंबर के ऊपर ध्यान से देखें। एटलीस्ट 30 एटॉमिक नंबर तक तो आप याद रखें। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है, सोडियम का एक एटम है, ये न्यूट्रल है। मैंने कोई भी चार्ज नहीं बना रखा ना इसके ऊपर, ये क्या है, न्यूट्रल। अब देखो मैंने आपको बताया था कल भी कि आप जब भी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, जो हमारे मेटल्स होते हैं ना उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। उनकी एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। किसकी, मेटल की। सोडियम भी क्या है, मेटल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी को। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। और मैं कह दूं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। क्या कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। और अभी मैंने आपको बताया जब भी कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा उतना ही उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ भी एटॉमिक नंबर क्या है 11 और मास नंबर क्या है 23। लेकिन ये यहाँ पर जो ये स्पीशीज बनेगी ये क्या स्पीशीज होगी, आयोनिक। ये स्पीशीज कैसी होगी, ये स्पीशीज आयोनिक स्पीशीज होगी। ठीक है, अब इस पर कितना अमाउंट या कितना यूनिट चार्ज आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके लिए देखो एक बार आप न्यूट्रल एटम में, सोडियम का जो न्यूट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लो, फिर इसमें निकाल लो, फिर उनका हम नेट चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। और जो नेट चार्ज आएगा वही इस आयन पर क्या होगा, चार्ज होगा। यहाँ पर देखो ये जो हमारा न्यूट्रल एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। देखो किसी भी एटम में, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी एक एटम है उसको हम क्या मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इसके बाहर हमारे पास क्या होती है, वेरियस शेल्स होती हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, शेल्स है। और ये मैंने क्या बनाया है, एक एटम बनाया है। ठीक है, और अभी मैंने आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताया था। ठीक है, और ये एक एटम को रिप्रेजेंट मैंने आपके सामने किया, ये था इसका एटॉमिक नंबर, ये था मास नंबर। तो अब से आप ध्यान रखेंगे किसी भी एटम में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे, देखना। एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, फर्दर आपको समझाऊंगा तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के।
कहने का मतलब उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो होंगे किसके इक्वल, उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल। और एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी किसके इक्वल होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको कैलकुलेट करना है एक एटम में, आप कैसे करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्या बोला मैंने, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अगर हम किसी भी एक एटम के एटॉमिक मास को माइनस कर दे उसके एटॉमिक नंबर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सोडियम न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर, वो होंगे 11। प्रोटॉन्स किसके बराबर होंगे, देखो एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर क्या है तो प्रोटॉन क्या होंगे 11। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 23 माइनस 11, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, आंसर आ जाएगा 12। तो सोडियम के एक न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आयनिक स्पीसीज बनी है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालें तो देखना, इधर से इधर गए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रॉन 11 से कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है। प्रोटॉन सेम रहेंगे और न्यूट्रॉन भी सेम रहेंगे, ठीक है। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखो, अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या कैलकुलेट करना चाहूँ, चार्ज कैलकुलेट करना चाहूँ, तो देखिएगा चार्ज के लिए आप क्या कीजिएगा, आप किसी भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास में, या फिर प्रोटॉन्स होंगे, या फिर न्यूट्रॉन्स होंगे, और इन पर अगर मैं चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं, चार्ज की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। देखो ये मैंने इनके साइन लिख दिए चार्ज के, ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको माना मैंने Z, यहाँ भी जितने प्रोटॉन होंगे उसको माना Z, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया E से, किससे, E से। देखो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज लगाता हूँ, नेगेटिव। ये जो E है इधर, ये E क्या है, ये E है ESU, E क्या है, ESU, और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूनिट। कहने का मतलब ये क्या है, ये यूनिट है, किसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एक यूनिट है ESU, जिसको हम सिंपली स्मॉल ई से डिनोट कर देते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ये मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में बात कर ली। अब यहाँ आ जाते हैं हम, देखो वहाँ चार्ज क्या निकला था इलेक्ट्रॉन के लिए, -ZE। अब Z क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10, तो -10E। ये क्या हो गया, चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर क्या हो जाएगा, +11E। और एक प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, 0, तो 12 पर क्या हो जाएगा, 0। और अब अगर हम नेट चार्ज निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, नेट चार्ज निकालना चाहें, ये जो आयनिक स्पीशीज बनी है इस पर, तो वो क्या आएगा देखना, -10 और +11 और 0। अगर इनको सम करेंगे, नेट निकालेंगे, तो क्या आएगा देखना, +1E, +1E। कहने का मतलब +1 यूनिट चार्ज होगा। ये जो आयनिक स्पीशीज बनी है इस पर +1 यूनिट चार्ज होगा, तो इस पर मैं लगा देता हूँ +1। और इसी को हम क्या बोल लेंगे, इसी को हम बोल लेंगे कैटायन। क्या बोलेंगे, कैटायन। अब देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक एग्जांपल लिया सोडियम का, और सोडियम का नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो आयनिक स्पीशीज बनी वो क्या थी, एक कैटायन थी, जो थी Na+1, और उस पर हमने चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारा नेट चार्ज आ गया।
जो कि इसके ऊपर प्रेजेंट है। हमने एक चार्ज की यूनिट पढ़ी है ESU, और ये हमने इनके चार्ज कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कैटायन का एग्जाम्पल तो बता दिया। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे कि हमारा जो न्यूट्रल एटम है ना, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बजाय क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। देखो एग्जाम्पल सेकंड लेना चाहूँगा, और उसमें एग्जाम्पल लूँगा फ्लोरीन का। फ्लोरीन जैसे कि आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में आपने कभी पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पीरियोडिक टेबल में कोई होता है, वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और मास नंबर 18। ठीक है, ये जो हमारा फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। मैं कह दूँ उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इस पर चार्ज क्या आएगा वो हम कैलकुलेट अभी करेंगे, नेट चार्ज, और एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम लिख देते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वो भी देखते हैं। फ्लोरीन के न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 9 इक्वल टू एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन भी क्या होंगे 9, और न्यूट्रॉन क्या होंगे 18 - 9, वो भी क्या आएंगे 9। इधर से इधर जा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं है, तो इधर से इधर जाने से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे 10, प्रोटॉन्स 9 ही रहेंगे और न्यूट्रॉन्स भी 9 ही रहेंगे। ठीक है, और इस आयनिक स्पीशीज पर हम चार्ज, अरे देखो भाई, चार्ज कैलकुलेट उस ही स्पीशीज पर करेंगे ना जिस पर कुछ चार्ज हो। न्यूट्रल एटम पर चार्ज 0 है, उस पर क्या चार्ज कैलकुलेट करेंगे, तो ये आयनिक स्पीशीज बनी है, इसी पर हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ज देखो, माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस प्रोटॉन के लिए, और यहाँ पर 9 क्या है न्यूट्रॉन्स है, और एक न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0 न्यूट्रॉन की वजह से। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10, तो -10e। कितने प्रोटॉन्स है 9, तो +9e। ठीक है, और अगर इधर मैं आपको नेट चार्ज किसकी बात करूं, मैं बात करूं इसके नेट चार्ज के बारे में, तो क्या होगा, अब इन तीनों का सम कर लो, नेट चार्ज क्या आएगा हमारे पास में -1e। कहने का मतलब -1 यूनिट चार्ज, क्या आ जाएगा -1 यूनिट चार्ज। तो आप इस फ्लोरीन पर क्या लगा दीजिएगा -1, और वो आयनिक स्पीशीज जिस पर कैसा चार्ज हो नेगेटिव, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी ही को हम बोलते हैं अनायन। क्या बोलते हैं, अनायन। तो देखो चार्ज ऑन एटम की हमने बात कर ली है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने 2 एग्जाम्पल लिए, एक फ्लोरीन का और एक सोडियम का। ठीक है, ये अब मोल कंसेप्ट में हमने एटम का रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स सीख लिए हैं, मतलब उनके बारे में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, उनका मास, उनका जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनके मास का रिलेशन, और उसके बाद में हमने एक एटम पर चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया है, कैसे कैटायन या एनायन बनते हैं। ठीक है, और अगर ये जो हमारे पास अभी हमने चार्ज ऑन एटम पढ़ा है, अगर इसका समरी में आपको लिखना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो देखना, अगर इसकी समरी की अगर हम बात करेंगे तो देखना किसकी समरी की, चार्ज ऑन एटम के बारे में। देखो कोई भी एक एटम न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो उस पर चार्ज कैसा होगा 0। और कोई भी एक हमारे पास में आयन है, क्या है, आयन है, उस पर क्या होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा। और जो आयन है वो 2 टाइप के हो सकते हैं हमारे, एक हो सकता है कैटायन और एक हो सकता है आयन। कैटायन पर चार्ज कैसा होगा, कैटायन पर चार्ज होगा पॉजिटिव, और आयन पर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ आपको बता दूं, ये कोई भी क्या था, एक न्यूट्रल एटम था जिस पर चार्ज क्या था 0। अगर ये x इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे, तो हमारा जो आयनिक स्पीशीज बनेगी ना, उस पर क्या चार्ज आएगा, +-x। क्या आएगा, +-x चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं चार्ज ऑन एटम के बारे में हमने एक समरी देख ली है, जिसमें देखो एटम अगर न्यूट्रल है तो चार्ज 0 है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, एक आयनिक स्पीशीज हो सकती है, और आयन पे चार्ज होगा कुछ ना कुछ, कैटायन होगा तो पॉजिटिव होगा, एनायन होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नेगेटिव चार्ज।
और ये मैंने आपको एक इन जनरल बात कर ली है, कोई भी एक न्यूट्रल एटम है वो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे, एक्स इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे तो कितना चार्ज आएगा, प्लस माइनस एक्स। ठीक है, सो ये चार्ज ऑन एटम के बारे में बात होगी है। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। अब हमारे जो भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, एटम है, मॉलिक्यूल है, सबका क्या होता है, फिक्स्ड मास होता है। क्या होता है, फिक्स्ड मास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला कि मेरे को 1 kg चीनी चाहिए या ½ kg चीनी चाहिए, तो आपने बोला ना कि भाई आप शुगर लेने गए हैं तो उसकी अमाउंट को मेज़र किया आपने। अब वो शॉपकीपर मेज़र करके देगा ना कि भाई 1 kg शुगर बोला है, तो वो क्या करेगा, उसके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वेट को बैलेंस करने के लिए उसे बैलेंस करेगा। ऐसे ही जो हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर क्या हमारे पास, हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। कहने का मतलब स्मॉल पार्टिकल से क्या करते हैं, डील करते हैं। और स्मॉल पार्टिकल का मास क्या होगा, उतना ही बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। तो उनका मास बहुत कम होगा, तो एक तरीके से उनके मास को अगर हम इन वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू की उसकी बात करेंगे तो क्या होगी, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, सो उस कॉम्प्लेक्स वैल्यू को बात करें कि बोलने के लिए, लिखने के लिए या यूज करने के लिए, अगर हम उसको थोड़ा इजी करना चाहें तो क्या किया गया, एक यूनिट को इजाद किया गया और उसको बोला गया एटॉमिक मास यूनिट। कहने का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स के मास को जब भी हम मेज़र करेंगे तो वो किस में करेंगे, AMU में। किस में, AMU में। क्योंकि AMU यूज़ करने के बाद जो हमारी मास की जो वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, वो क्या हो जाती हैं, एक तरीके से बहुत ही ईजी असेस कर सकते हैं उनको हम। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम किसके बारे में, अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट। क्या बताया, एटॉमिक मास यूनिट। ये एक टाइप की यूनिट है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, मास। ठीक है, इसको हम अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहें तो AMU या फिर स्मॉल यू से भी इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास यूनिट को समझने से पहले एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल में क्या लिया है मैंने कहा है आपको कि दिल्ली टू मुंबई, क्या बोला मैंने आपको, दिल्ली टू मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर मैं बोलूँ कि वो है 1500 किलोमीटर। क्या है, 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं कहूँ ये जो हमारे पास किलोमीटर है, इसको आप ये वैल्यू जो है 1500 किलोमीटर, इसको मीटर में लिखिए तो आप क्या करेंगे, 1500 इंटू 10⁻³ मीटर। ये किस में आ गई, मीटर में। और मैं कहूँ इस किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिए तो आप क्या बोलेंगे, सर 15 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर। तो जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यूनिट को छोटा करते जा रहे हैं। कहने का मतलब यूनिट को चेंज करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप यूनिट को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। और ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूनिट चेंज करने से दिल्ली टू मुंबई के बीच में डिस्टेंस है वो चेंज होगी। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है यूनिट चेंज करने की वजह से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बढ़ गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि किलोमीटर से सेंटीमीटर या मीटर जाने पर इन दोनों सिटीज़ के बीच में, दिल्ली और मुंबई के बीच में डिस्टेंस चेंज हो गई है। ठीक है, खाली हमने यूनिट को चेंज किया है, उसी वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि दिल्ली टू मुंबई डिस्टेंस कितना होगा, आप बोलेंगे सर 1500 किलोमीटर। भाई कितना, देखो ईजी है बोलना। अब मैं बोलूँ कि सेंटीमीटर में बताओ तो आप क्या बोलोगे, 15 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर। काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया ना। ठीक है, और इसके बाद हम एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन की बात कर लें। वो क्या होगी, देखो, इट इज डिफाइंड एज 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये क्या होगी डेफिनेशन AMU की। क्या कह रहे हैं, देखो, एक 1 AMU क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12।
कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। और इसी बात को अगर मैं एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, देखना, जो हमारा 1 AMU है, 1 AMU है, वो किसके बराबर होगा, 1/12 ऑफ, इधर क्या लिखूंगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कहने का मतलब 1 AMU किसके इक्वल है, 1 AMU इक्वल है एक कार्बन 12, एक एटम लेना है किसका, कार्बन 12 का, एक एटम लेना है किसका, कार्बन 12 का, और उसके मास का 1/12 क्या होगा, 1 AMU, ठीक है। आज के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, एक कार्बन 12 के एटम के मास के 1/12, ठीक है। और 1 AMU की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वो आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी। और एक बात आपको मैं रिमाइंड कराना चाहूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या थे, कंपेरेबल थे। तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपेरेबल थे, और इन दोनों के मास की वैल्यू क्या थी, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो आप ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा साफ साफ कि 1 AMU की वैल्यू भी जो है वही क्या है, इनके मास की वैल्यू है। तो कहने का मतलब 1 AMU किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ 1 AMU की वैल्यू बता दी है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल के चार्ज और मास की जो मैग्नीट्यूड है उसकी बात कर ली है, और उनके मासेज का रिलेशन पढ़ लिया है। और उसके बाद एक एटम पर चार्ज के बारे में बात की, हमने चार्ज को कैलकुलेट किया कि एक जो कैटायन या आयन बन रहा है, आयनिक स्पीशीज जो बन रही है, उन पर कितना चार्ज आएगा। उसके बाद में एक यूनिट की बात की है जो थी एटॉमिक मास यूनिट। ये कुछ नहीं, हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके मास को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। और हमने उसका फॉर्मूला पढ़ लिया है, और उसके जो वैल्यू है उसको भी देख लिया है, और उसको मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या कर दिया है, रिलेट कर दिया है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो अगर आपको समझ में आया हो